Every city has a story, but some cities evolve so rapidly that they redefine the way we think about growth, investment, and living itself. Gurgaon is one such story. Gurgaon's journey has been shaped by vision, infrastructure, and the people who understand where the future is headed. In today's conversation, we go back to the roots, tracing Gurgaon's transformation, what drives its growth today, and most importantly, where it is headed in the next few years. We'll also explore the thinking behind Laburnum developers, their strategic focus on builder floors, and why a location like Dwarka Expressway, especially Sector 88A, is emerging as a powerful investment hotspot. And in today's podcast, I have been joined by Mr. Manish Ranjan, who is a representative of Global Investors 51. Thank you so much, Manish ji, for joining us today in this insightful podcast. I guess ये आपका सबसे पहला पॉडकास्ट है. इससे पहले आप किसी पॉडकास्ट में नहीं बैठे हो. हालांकि आपने मुझे बताया कि आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई बिकॉज पीपल वांटेड टू सिट विद यू, डिस्कस अबाउट द द्वारका एक्सप्रेसवे कॉरिडोर. सो हाउ यू फीलिंग टुडे एंड आप कितने एक्साइटेड हो आज के पॉडकास्ट को लेके? आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू मैम कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया. आपने रियल एस्टेट में कैसे कदम रखा? आप रियल एस्टेट से पहले क्या करते थे? हाउ इज़ योर जर्नी टिल नाउ? और लबोर्नम की फैमिली के साथ आप कैसे जुड़े? मैम, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2015-16 से गुड़गांव में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे. उस टाइम वहाँ पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स चल रही थी. तो मुझे 2015-16 से लेकर के आज तक अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, न्यू गुड़गांव और SPR की तरफ. लास्ट 4 से 5 साल मेरे द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर. जब मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे आया तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी जो मुझे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे नहीं समझ में आ रही थी. गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे क्या था कि रेट बैक टू बैक बढ़ते जा रहे थे, सप्लाईज बढ़ती जा रही थी. उस तरीके से रिस्पांस मार्केट सिर्फ एक पर्टिकुलर बेल्ट को दे रहा था, विच इज़ आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. तो कनेक्टिविटी मानी जाती थी और डेवलपमेंट मानी जाती थी DLF साइबर सिटी और गोल्फ कोर्स रोड. तो गोल्फ कोर्स रोड और DLF साइबर सिटी की कनेक्टिविटी की वजह से आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आपका उस टाइम थोड़ा पीक पे था. बट जब हम बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो इसको मैंने उसी पर्सपेक्टिव में, उसी पैटर्न में स्टडी करना शुरू किया. जब मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट देखी, स्टडी करी, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार इस एरिया में पोटेंशियल ज़बरदस्त है. और पहले बहुत तरीके की चीज़ें प्लान थी, अब उससे फार बेटर तरीके की चीज़ें हमें ग्राउंड लेवल पे दिखती हैं. दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो मैम द्वारका एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड ही नहीं है, ये इंडिया का ग्रोथ इंजन है. अब जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बताता चलूँगा और समझाता चलूँगा. एंड अगर हम इसकी बात करते हैं कि लेबरनम फैमिली के साथ हमने ज्वाइन कैसे किया, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर के मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है. यहाँ पे मुझे डेवलपमेंट दिखती है, यहाँ पे मुझे फ्यूचर स्कोप दिखता है, और उस डेवलपमेंट का जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है वो मुझे 2-3 चीज़ें दिखती है लेबरनम में. लेबरनम की जो चीज़ें हमें आज हम देख रहे हैं या देख पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने एक एरिया ऑलरेडी सेम इसी पैटर्न पे डेवलप होते हुए देखा है. DLF साइबर सिटी के ठीक सामने अगर आप देखोगे तो DLF फेज 2 है. आज की डेट में DLF फेज 2 मतलब सबसे डोमिनेटिंग एरिया है पूरे गुड़गांव का, और वही डोमिनेटिंग एरिया आने वाले टाइम में हमें लेबरनम का सेक्टर देखने को मिलता है, विच इज सेक्टर 88A. बाकी मैं धीरे धीरे मैं आपको आगे और ब्रीफली बताते जाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्लान्ड हैं, किस लेवल पे प्लान्ड है, और इसको मैं इंडिया का ग्रोथ इंजन क्यों कह रहा हूँ. द्वारका एक्सप्रेसवे, एज यू आर कंसिडरिंग इट एज द ग्रोथ इंजन ऑफ टुडेज इंडिया, तो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे में ऐसा क्या दिख रहा है जो आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और प्राइम हॉटस्पॉट जैसे गुड़गांव की लोकेशंस में नहीं दिखता है? मैम, इंडिया की ग्रोथ इंजन बोलने का रीज़न ये है कि इसको मैंने काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया है. 2013-14 में जब से ये गवर्नमेंट आई है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपने देखी होगी कि लिटरली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काफ़ी एग्रेसिवली काम हुआ. और उसके बाद जो रेट्स वगैरह बढ़े हैं यहाँ पे, दुनिया बोलती है कि भाई कनेक्टिविटी बढ़ी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ है इसकी वजह से. बट स्टिल साइमल्टेनियसली एक और चीज़ें प्लान हो रही थी. रीज़न बीइंग कि विकसित भारत की एक तैयारी, इंडिया के ग्रोथ की तैयारी. जब हम बात करते हैं इंडिया का ग्रोथ मतलब हमारी ग्रोथ, राइट, और हर किसी देशवासी को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. तो जब हम इंडिया की ग्रोथ की बात करते हैं तो एक नई टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में हमारे बीच में बहुत ही कॉमन है, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI एक ऐसी चीज आ रही है मैम, इसके बिना तो कोई भी देश तरक्की कर ही नहीं सकता. हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास टैलेंटेड वर्कफोर्स है, स्किल्ड लेबर्स हैं. हमारे पास सिर्फ एक चीज की कमी थी कि हमारी गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति. बट अगर आज देखोगे तो गवर्नमेंट उसके पीछे काफी एग्रेसिवली काम कर रही है. हम गडकरी जी की बात कर लें, या जो कोर कमेटी है जिसको हम CCS कमेटी भी बोलते हैं, जो कोर कमेटी है जो मोदी जी के आसपास, उनका एक पोर्टल चलता है प्रगति के नाम. अगर आप उस पोर्टल को स्टडी करोगे
तो आप देख पाओगे कि इंडिया में जितने भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर या मेजर डेवलपमेंट्स कहीं भी हो रहे हैं वो सीधा सीधा गवर्नमेंट की सुपरविजन में है, लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सुपरविजन में, और हर किसी को अपना अपना काम पता है। तो जब हम बात करते हैं इंडिया के ग्रोथ इंजन की, तो गवर्नमेंट ने एक ऐसी चीज प्लान करी जो इंडिया में कहीं थी ही नहीं। आपने शायद एक टर्म सुना होगा कि जितनी भी ऐसी चीजें हैं वर्ल्ड में, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लंदन की, हम बात करते हैं पेरिस की, हम बात करते हैं टोक्यो की, हम बात करते हैं सिंगापुर की, दुबई की, ये सारी क्या है मैम? ये सारी की सारी ग्लोबल सिटीज है। और एक चीज ग्लोबल सिटीज जो मैं जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इसमें एक चीज आप देखोगे वो बहुत ही कॉमन है, ये सारी ग्लोबल सिटीज आपको किसी ना किसी कंट्री की कैपिटल साउंड कर रही हैं, राइट? अब वर्ल्ड का 60% आईटी से रिलेटेड बिजनेस जो होता है वो आपका इन्हीं ग्लोबल सिटीज से होता है। एक चीज अगर आप देखोगे कि ग्लोबल सिटी के लिए नेसेसिटी क्या होती है आपकी, कि भाई वो तो कैपिटल रीजन में ही आ सकता था, तो इंडिया में और किसी रीजन में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, आएगा तो कैपिटल रीजन में ही। दूसरी अप्रोच आपकी भाई इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी सबसे नियरेस्ट आपके आईजीआई एयरपोर्ट पड़ती है। अब गवर्नमेंट को एक चीज समझ में आती थी कि भाई गवर्नमेंट के पास जो लैंड है कि एआई मिशन को हम कैसे एग्जीक्यूट करें। पेपर पे एआई मिशन की तैयारी चल रही थी, ग्राउंड लेवल पे उसका एक एपी सेंटर की तैयारी चल रही थी। तो गवर्नमेंट के पास जो मैक्सिमम लैंड पार्सल था गुड़गांव में, वो आपका आता है 36, 36B, 37B 4 सेक्टर्स में 1003 एकड़ में ग्लोबल सिटी उस टाइम पे कॉन्सेप्ट हुआ करती थी। आज की डेट में अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे चीज़ें दिखती हैं, आपको डेवलपमेंट्स होते हुए दिखता है। अब गवर्नमेंट को एक ऐसी कनेक्टिविटी देनी थी जो इंटरनेशनल लेवल की हो। तो आप देखोगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि 29 किलोमीटर का पैच है, जिसमें 10 किलोमीटर दिल्ली की तरफ और 18-19 किलोमीटर आपका गुड़गांव की तरफ आता है। और आप देखोगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट कहाँ से होता है? आपका एयरपोर्ट से स्टार्ट होता है और गुड़गांव NH48 पे जाके कनेक्ट करता है। और एग्जैक्ट कनेक्टिविटी उसकी देखें तो ठीक ग्लोबल सिटी के आगे से जा करके गवर्नमेंट चाहती तो इसको स्ट्रेट अवे KMP से भी कनेक्ट कर सकती थी, एक पैरेलल रोड भी दे सकती थी, बट उन्होंने इसको यहीं तक कनेक्टिविटी देके रखी। दूसरा, जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट सेंटर की, तो एपी सेंटर के लिए गवर्नमेंट के पास लैंड आ गई, इशू था कनेक्टिविटी का। कनेक्टिविटी उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे को इस तरीके से प्लान किया कि 29 किलोमीटर की रोड, जिसमें 10 किलोमीटर है आपका दिल्ली पार्ट, 18-19 किलोमीटर का पार्ट आपका आ जाता है गुड़गांव में। अब एक चीज देखना, 29 किलोमीटर की रोड में ऐसा क्या था? सबसे पहली चीज कि ये इंडिया की सबसे महंगी रोड है। अगर हम इसको देखते हैं कि भाई 250 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट एवरेज आती है पर किलोमीटर की, इतनी महंगी रोड पूरे इंडिया में कभी नहीं बनी, और वो भी कहाँ बन रही है? आपके दिल्ली NCR में। So Manish जी, as everyone know, you are known as the king of द्वारका एक्सप्रेसवे। आपकी जो नॉलेज है द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके, that's hats off। द्वारका एक्सप्रेसवे में आपको ऐसा क्या दिखता है जो किसी और ग्रोथ कॉरिडोर में आपको नहीं दिखता है? बिल्कुल ठीक है मैम, क्योंकि इसको मैं ग्रोथ इंजन इंडिया की डेवलपमेंट के लिए क्यों बोलता हूँ, रीज़न है कि आने वाले टाइम में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी कहीं ना कहीं AI से कनेक्टेड हैं। इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्किल की कोई कमी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के लोग ऐसा कर नहीं सकते। हमने बहुत बार इससे बेटर चीज़ें की है। अगर हम लास्ट टाइम देखें तो सिर्फ एक DLF ने DLF साइबर सिटी प्लान करी 128 एकड़ में। अब जब उसने DLF साइबर सिटी प्लान करी तो उसको, और ये हम बात कर रहे हैं उस टाइम के 2000-2001 के आसपास की, उस टाइम आप समझ सकते हो कि क्या ही डेवलपमेंट रही होगी। उस टाइम पे जो चीज़ें यहाँ पे DLF का विजन था, जो DLF की चीज़ें बन रही थी, लोग विश्वास नहीं करते थे, कहते हैं ये ऐसी चीज़ बन ही नहीं सकती। फिर धीरे धीरे जब वो चीज़ बननी शुरू हुई तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि यार यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी कहाँ से। अब DLF का विजन देखो, DLF ने 128 एकड़ DLF साइबर सिटी बिना 1 फुट माल बेचे कंप्लीट की है। और उस इकोसिस्टम को उन्होंने कैसे डेवलप किया कि एक गोल्फ कोर्स रोड प्लान करी। गोल्फ कोर्स रोड के लेफ्ट साइड में एक 140 एकड़ का 18 होल गोल्फ कोर्स वो उन्होंने डिलीवर किया, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो अरालियाज हो, मैग्नोलियाज हो, कैमिलियाज हो, और आज की डेट में तो दालियाज एक पूरा प्रोजेक्ट है जो 100 करोड़ से बेसिक स्टार्ट होता है। Right. और उस इकोसिस्टम का फायदा अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ DLF को इसका फायदा मिला है, उस इकोसिस्टम का फायदा हर उस बंदे को मिला है जो उस इकोसिस्टम में फॉल करता है, चाहे वो सुशांत लोको हो, या फिर हम बात करते हैं हुडा के सेक्टर्स हो जहाँ डेवलपमेंट भी उतनी नहीं हुई थी, और चाहे हम उनकी बात कर लें जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं आधे आधे पौने पौने एकड़ में, आज की डेट में वो भी रेट शूट अप कर चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि DLF का एक विजन था। अगर मैम DLF का एक विजन है, साइमल्टेनियसली इंडिया की गवर्नमेंट विकसित भारत के लिए जो मिशन प्लान करके बैठी है वो है इंडिया का AI मिशन। आजकल आप बहुत सुन रहे होगे कि गवर्नमेंट AI समिट कर रही है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड काफ़ी देशों के साथ हमारे AI के रिलेशंस काफ़ी थोड़े से और ग्रो कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम जो डेवलपमेंट हो, मैक्सिमम जो कंपनीज हैं टॉप लेवल की, वो इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे आए।
अब उसके लिए गवर्नमेंट को एक ऐसी कनेक्टिविटी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक गुड़गांव मतलब इवन इंडिया में देखने को नहीं मिलता। एयरपोर्ट की स्मूथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ग्लोबल सिटी वाला जो एरिया है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वहाँ पे मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड जो टॉप लेवल के ब्रांड्स हैं वो बिना टाइम वेस्ट किए आ जा सके, फ्रीक्वेंटली आ जा सके। उसके अलावा आप देखोगे तो इसी 29 किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आपका IGI भी है, वर्ल्ड की बिगेस्ट कन्वेंशन सेंटर जो हम बात करते हैं यशोभूमि, विच इज ऑलरेडी डिलीवर्ड। एक चीज गवर्नमेंट ने यहाँ पे ग्लोबल सिटी प्लान करी 1003 एकड़ में, जो आपका 4 सेक्टर्स में आती है, 36, 36B, 37, 37B में, जो कि एक तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे। अब इसको आप इस तरीके से देखोगे कि एक और कंसर्न गवर्नमेंट के सामने आया था कि इसको सिक्योरिटी कैसे दें। तो गवर्नमेंट ने, अगर आपने नोटिस किया होगा तो बहुत लोग आपको ये भी बताते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ नया डिप्लोमेटिक एनक्लेव शिफ्ट हो रहा है। तो जहाँ डिप्लोमेटिक एनक्लेव शिफ्ट होता है मैम, वहाँ से करीब 40 किलोमीटर का जो दायरा होता है वो हाई सेंसिटिव जोन में आता है हमेशा। तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट पूरा गुड़गांव आपका सेफ जोन में आ चुका है। ग्रोथ इंजन बोलने का एक और रीजन कि जब इंडिया AI मिशन ऑलरेडी उसका एपी सेंटर ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। और इंडिया AI मिशन किसको लीड करता है मैम? ये लीड करता है विकसित भारत 2047 जो गवर्नमेंट का मास्टर प्लान है। तो इसलिए मुझे इस एरिया में इतना पोटेंशियल दिखता है कि इसको मैं इंडिया के लिए ग्रोथ इंजन कह सकता हूँ। दैट्स ग्रेट। अब अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, विक्ट्री फ्लोर्स 88A, जहाँ पे लबर्नम 4 BHK लो राइज फ्लोर्स लेके आ रहे हैं, तो स्पेसिफिकली 88A सेक्टर में ही क्यों लेके आए? कोई और सेक्टर में क्यों नहीं बिल्डर फ्लोर्स लेके आए लबर्नम? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? मैम थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ लेबर्नम में आने का रीज़न मेरा क्या था। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो सबसे नियरेस्ट सेंटर पॉइंट होता है कोई किसी भी डेवलपमेंट के, क्योंकि मैं बार बार DLF साइबर सिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम गुड़गांव में रहते हैं और हमने ये डेवलपमेंट देखी है, तो उसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसके नियरेस्ट विसिनिटी को सबसे ज़्यादा मिलता है। तो जब हम ग्लोबल सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 सेक्टर्स हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा टेम्प्ट करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने पास्ट टाइम में काफ़ी अच्छे अप्रिशिएशंस भी दिए हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक सेक्टर है 36A जो बिल्कुल इसके साथ सटा हुआ है। वहाँ पे अगर आप प्राइसेस चेकआउट करेंगे, किरसुमी और मैक्स स्टेट जैसे रेपुटेड डेवलपर्स हैं वहाँ पे, वो मुझे बता देता हूँ एक टेंटेटिव आइडिया कि 23 से 24 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पे आज की डेट में चीज़ें वहाँ बिकती हैं। इसके ठीक सामने अगर हम बात करते हैं क्या है, तो ठीक सामने सेक्टर 88 है विच इज़ प्लान्ड फॉर विजन सिटी। विजन सिटी आपका ज्वेलरी, जेम्स और फर्नीचर का हब बनने वाला है। तो पहले ग्लोबल सिटी उस तरीके से डेवलप होगी। ग्लोबल सिटी के 1003 एकड़ का लैंड पार्सल का ऑक्शन कंप्लीट होगा, देन उसके बाद विजन सिटी पे वर्क स्टार्ट करेंगे। तो विजन सिटी के ठीक साथ में आ जाता है अपना सेक्टर 88A। तो मैम एक लेफ्ट साइड में सेक्टर है 36A और एक ठीक इसके अपोजिट साइड में सेक्टर है 88A। तो आने वाले टाइम में जो हमने चीज़ें बहुत लोगों ने मिस आउट भी करी हैं DLF फेज 2 में, बट यहाँ पे अगर मिस आउट आपने कर दिया तो ऐसे डेवलपमेंट आपको इंडिया में दोबारा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें भी लेबर्नम इसलिए क्योंकि लेबर्नम की जो प्लानिंग है वो एंड यूजर फ्रेंडली है, इन्वेस्टर फ्रेंडली है, लोकेशन एक नंबर है, 2 एक्सप्रेस वेज की कनेक्टिविटी के बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है, कोई विलेज नहीं है मैम, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आप सीधे 4 बेडरूम में जो आपने एंट्री ली है, लाइक कि वहाँ पे कोई 2 और 3 बेडरूम का क्राउड ही नहीं है। तो जो भी लोग यहाँ पे काम करेंगे उन सब के लिए बेस्ट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे काम करने का मतलब है कि भाई वो उनको टाइम सेव करना है। और आपको पता ही आने वाले टाइम में गुड़गांव में देखो हर जगह ट्रैफिक इश्यूज आते ही आते हैं, बट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जस्ट आप क्रॉस द रोड बैठे हो। तो इसलिए मैंने लेबर्नम चूज किया है। रेट वाइज काफी अच्छी चीजें हैं इनकी, पीछे इन्होंने डिलीवरीज काफी अच्छी दे रखी हैं, प्लस ये जो डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट ने काफी टेम्प्ट किया है। और लेबर्नम की जो प्लानिंग है एंड यूजर के लिए वो काफी जबरदस्त है, क्योंकि आज की डेट में हम सुनते हैं कोई भी बिल्डर 2 BHK लेके आ रहा है 3-3.5 करोड़, 3 बेडरूम लेके आ रहा है 4 करोड़, 4.5 करोड़, 6-6, 7-7 करोड़ के, बट अक्रॉस द रोड आपको 3 करोड़ में अगर 4 बेडरूम मिल रहा है तो इससे बेस्ट जैकपॉट डील हो ही नहीं सकती पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। दैट्स ग्रेट। तो मनीष जी, सेक्टर 88A के बारे में तो आपने काफ़ी अच्छे से ब्रीफ कर दिया है हमें। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बिल्डर फ्लोर्स वर्सेस हाई राइज अपार्टमेंट, तो एक बिल्डर फ्लोर में ऐसा क्या है जो एक हाई राइज अपार्टमेंट में आपको नहीं मिलता है? मैम एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे या सराउंडिंग में आज की डेट में जितने भी हाई राइजेज प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इसमें आपको डेंसिटी काफ़ी हैवी मिलेगी। अगर आप देखोगे 40 फ्लोर्स, 45 फ्लोर्स, 60 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स आ रही हैं, और काफ़ी अगर हम लैंड पार्सल देखेंगे तो 5 एकड़, 7 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़। तो एक इशू तो मैम डेंसिटी का मुझे दिखाई देता है यहाँ पे कि भाई डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। दूसरा, लो राइज में आपको डेंसिटी काफ़ी कम मिलती है क्योंकि हमारे पास सेगमेंट इतना ज़बरदस्त है कि हम 8, 10, 5, 7 एकड़ में फॉल ही नहीं करते। हमारी जो पूरी डेवलपमेंट आ रही है ऑलमोस्ट 30-35 एकड़ के इन बिटवीन आ रही है। तो एक तो डेंसिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। दूसरा, प्राइसिंग
स्पेस की अगर हम बात करें, लो राइज को मैम मैं इसलिए भी प्रेफर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने 2000 स्क्वायर फीट का एक 3 बेडरूम लिया। हाई राइज में अगर हम बात करते हैं 2000 स्क्वायर फीट की, तो नेट कारपेट एरिया आपको समवेयर मिलता है 900 स्क्वायर फीट से लेकर के 1000। कोई अगर अच्छा स्पेस भी दे रहा है तो 1100 स्क्वायर फीट के आसपास आपको नेट कारपेट एरिया देता है। वहीं अगर आप लो राइज, तो लो राइज में 2000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट पे अगर आप देखोगे तो समवेयर 1600 स्क्वायर फीट के आसपास, इवन 1600 से 1700 स्क्वायर फीट के बीच में आपको नेट कारपेट एरिया मिल रहा है। दूसरी चीज स्पेस की हमने बात कर ली, अब आ जाते हैं रेट। मैम जहां अगर आप देखोगे, क्योंकि बिल्डर्स को आज की डेट में काफी हाई एमिनिटीज देने की जरूरत पड़ रही है अपने हाई डेंसिटी को जस्टिफाई करने के लिए। बेसिकली इसको मैं जस्टिफिकेशन बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रह भी रहे हैं तो रेगुलर आप इतनी एमिनिटीज यूज ही नहीं कर पाते। बट अगर हम वैसे देखें तो जितने भी ये बिल्डर्स हैं ये सिर्फ प्लान कर रहे हैं अपने हाई डेंसिटी को छुपाने के लिए बड़े बड़े क्लब हाउसेज को ये या एमिनिटीज़ को सामने रखते हैं। बट यहाँ पे अगर कोई भी सिंपल आदमी होगा, सिंपल फैमिली होगी, या जिसके फैमिली में थोड़े सीनियर लोग होंगे, हर किसी को थोड़ा ओपन एरिया चाहिए होता है, थोड़ा वॉक करने के लिए, थोड़ा घर के अंदर भी स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ लो राइज में। और आने वाले टाइम में मैम आप देखोगे कि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का आगे बढ़ता जा रहा है, गुड़गांव में पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो उसके बेसिस पे बड़ी जगह, खुला एरिया आपको मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाए। तो उन लोगों को आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये चाहते हैं कि भाई 10 साल 15 साल के आसपास वो रिटायर होकर के अपने लिए एक पीसफुल लाइफ की इन्वॉल्वमेंट है, बड़े बड़े डेवलपर्स की इन्वॉल्वमेंट है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। कुछ ऐसे बिल्डर्स जैसे एलान एक बिल्डर है, अगर आप देखोगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे आने से पहले वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज ही बनाते थे। बट ऐसा उनको क्या मिला कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी तक का वो सबसे बड़ा लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आए। मतलब आप पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हो, उसमें भी सुपर लग्जरी। एक और डेवलपर मुझे काफी अच्छे से दिखते हैं, सेंट्रल पार्क, जो सोहना रोड से सोहना चले गए टाउनशिप डेवलप करने, बट द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं आए थे। आज की डेट में वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी 104 सेक्टर में लैंड लेके अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करके बैठे हैं। इवन ऐसे डेवलपर जो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ आते ही नहीं थे, जैसे आपका लोधा ग्रुप हो गया, हीरानंदानी ग्रुप हो गया, ओबरॉय रियल्टी हो गई, मैक्स स्टेट्स हो गए, इस तरह के काफी डेवलपर्स हैं। उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे ही क्यों चूज किया? रीजन कि टॉप डेवलपर्स की आपको यहाँ पे प्रेजेंस दिखती है। दूसरा, गवर्नमेंट की डेवलपमेंट्स दिखती हैं। तीसरा, आप विकसित भारत का एपी सेंटर हो। इंडिया एआई मिशन जो लीड कर रही है, जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है इसको वर्ल्ड वाइड, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की उस तरीके की मार्केटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। जब गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें मार्केट करेगी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिटी की, तो आप समझ सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का प्राइस किस लेवल पे शूट अप कर सकता है। और सिर्फ यही चीज़ नहीं, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत जल्दी मैम आप देखने वाले हो बुर्ज खलीफा या शायद उससे भी ऊंची बिल्डिंग आपको ग्लोबल सिटी में दिखाई देगी। वाओ। ग्लोबल सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे FAR, जो लोग प्रॉपर्टी की लाइन में हैं उनको FAR बहुत अच्छे से पता होगा। पूरे गुड़गांव में सबसे ज़्यादा जो FAR है वो आपको ग्लोबल सिटी में मिलता है। FAR आपका स्टार्ट होता है समवेयर 4.25 से लेके 12.5 तक FAR जाता है। आप समझ सकते हो मैम कि आज की डेट में जो बुर्ज खलीफा है उसका FAR 9 है, और यहाँ पे अगर FAR गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वो है 12.5 है। तो आप स्केल एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है इस एरिया को लेकर के, इंडिया एआई मिशन के सक्सेसफुल एपी सेंटर डिलीवर करने के लिए, कि यहाँ पे 8 से 10 लाख लोग काम करेंगे। अब जिस डेवलपमेंट पे 8 से 10 लाख लोग काम करेंगे, मैं सिर्फ ये मान के चलता हूँ कि 30% टॉप HNI लेवल के कॉर्पोरेट्स हो, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो या एनालिस्ट हो, जो भी टॉप 30% कितना हो गया? करीब 2.5 लाख के आसपास। मरे से मेरा 2 लाख पकड़ लें, 2 लाख ऐसे हाई एंड यूजर्स आने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के इस डेवलपमेंट, इस इकोसिस्टम में। उनको घर चाहिए, लग्जरी घर चाहिए, बड़े घर चाहिए। इतनी तो हमारे पास पूरे गुड़गांव में सप्लाई नहीं है मैम, जितनी यहाँ डिमांड आ रही। यही एक रीज़न है कि हर कोई इंडिया का टॉप डेवलपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे अपनी प्रेजेंस दिखाना चाह रहा है। तो जो मैम यहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखेंगे आने वाले टाइम में, उन इन्वेस्टर्स को, उन डेवलपर्स को, और कहीं ना कहीं जब भी इंडिया की डेवलपमेंट की बात होगी, ग्लोबल सिटी इंडिया की बात होगी, या गोल्फ कोर्स रोड पे जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी थी, उन लोगों के लिए ये सेकेंड चांस है। तो इस एरिया को मैम हम छोड़ नहीं सकते। ये एरिया मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करने वाला है। और जब मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की चीज़ें
फैक्ट वाइज लोगों को ब्रीफ करता हूँ। तो यही एक रीज़न है कि जब मैं लोगों को द्वारका एक्सप्रेस वे की ब्रीफिंग देता हूँ तो उनको डेवलपमेंट समझ में आती है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है लोगों से कि जो हम प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं स्कीम के चक्कर में, या मेरे किसी दोस्त ने लिया था तो उसके कहने पे मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, कभी भी किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, स्कीम्स को लेकर के इन्वेस्टमेंट ना करें। आपका किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के इन्वेस्टमेंट ना करें। सबसे पहले आपको उस एरिया के इकोसिस्टम को समझना है। उसको समझने के लिए आपको डेवलपमेंट समझना है। उसको समझने के लिए आपको उसका बेस पता होना चाहिए। जैसे हमने बताया कि इसका बेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आने वाले टाइम में पूरे दुनिया पे राज करने वाला है। जो एआई में होगा वही मार्केट में सस्टेन कर पाएगा, जो एआई के थ्रू ग्रो नहीं करेगा वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इस एक पर्टिकुलर लोकेशन में मिलती है। तो मैम, अपना फ्यूचर, अपने आने वाली जनरेशन का फ्यूचर अगर आप इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप पूरी फैमिली, हर चीज़ को आप सिक्योर करके चल रहे हो, और हर कोई आपकी इस डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट कर। तो यही रीज़न है मैम कि द्वारका एक्सप्रेस वे के अलावा मुझे कुछ और चीज़ें टेम्प्ट करती ही नहीं है। तो मनीष जी, एज यू सेड कि आपको गुड़गांव का फ्यूचर बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, एंड यू कैन सेंस दैट आने वाले कुछ टाइम में काफ़ी इन्वेस्टर्स इंडिया में, स्पेसिफिकली गुड़गांव रीजन में, द्वारका एक्सप्रेसवे बेल्ट में पैसा लगाने वाले हैं। तो क्या इसके पीछे का फैक्टर कोई ग्लोबल इवेंट्स, या क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे कि लोग इंडिया में पैसा लगाएंगे? मैम, गुड़गांव की डेवलपमेंट का पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया, साइमल्टेनियसली जैसे जैसे कोई चीज़ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही होती है ना, उसके साथ साथ उसकी डिमांड भी तैयार हो रही होती है। जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप रिसेंटली कोरोना को ही ले लीजिए। कोरोना के बाद एकदम से प्रॉपर्टी के रेट शूट अप हुए थे। लोग बोलते हैं कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, इसकी वजह से रेट बढ़ेगा। मैम, बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है बट वहाँ पे रेट ही नहीं बढ़ रहे। चाहे हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे की, जेवर एयरपोर्ट के आसपास की, या उसके भी आगे चले जाएँ आगरा लखनऊ, फिर उसके भी आगे चले जाएँ, एक्सप्रेसवेज तो कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं ख़त्म ही नहीं है। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बोल के हम ये बोलें कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से रेट बढ़े हैं, तो वो चीज़ें दिखती नहीं है। जब हम बात करते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट की, तो कोरोना की वजह से जो लोगों ने एक चीज़ मिस आउट करी थी कि यार छोटे में रह रहे थे या फिर रेंट पे ज़्यादा रहते थे, उस तरीके से वो एकदम से बाहर आए। उनको समझ में आ गया कि भाई अपना घर होना कितना इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो एक टाइम के बाद ऐसा क्योस आता है कि आपको सब कुछ छोड़ के वापस, और आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाते हो। राइट। तो इस चीज़ ने इस चीज़ के लिए लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर दिया है कि भाई साहब जहाँ काम करना है वहाँ कुछ ना कुछ तो साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। दूसरा, जब हम इस तरीके के ग्लोबल इवेंट्स देखते हैं, जैसे कोरोना तो चलो आके चला गया, उसका इम्पैक्ट और बेनिफिट जिन लोगों को मिलना था वो भी अचीव कर चुके हैं। अब जो दूसरी चीज़ है, जैसे हम वर्ल्ड की बात करते हैं, कई सारी कंट्रीज़ वॉर में ऑलरेडी एंगेज्ड है, उसकी वजह से हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है। तो इम्पैक्ट मैम हमेशा ना दो तरफ से आता है। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था 2022 में, लोग बोल रहे थे कि भाई ऐसा हो जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी चीज़ें जो हम रशिया से इंपोर्ट करते थे उस पर इम्पैक्ट आएगा। बट उस पर तो क्या इम्पैक्ट आया मैम, रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। लोगों ने पैसे पिछले 2 से 3 सालों में ऑलमोस्ट डबल कर लिए अपने, और कई जोन में तो डबल से भी ज़्यादा है। तो जब हम बात करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि वॉर लाइक सिचुएशंस चल रही हैं वर्ल्ड वाइड। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इंडिया जितने भी पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, जितने भी ऐसे बड़े इवेंट्स ग्लोबली हुए हैं, उसका अच्छा खासा बेनिफिट इंडिया को मिला है। रीज़न बीइंग कि इंडिया एक स्टेबल मार्केट की तरह दिखती है वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स को। दूसरा, जो गल्फ़ कंट्रीज़ आज की डेट में जो सेफ़ हेवन मानी जाती थी, जैसे दुबई हो गया, यूएई हो गया, वहाँ से लोग पैनिक करके वहाँ से एग्ज़िट करने की तैयारी में है। क्योंकि अब जो पहले तक 1-1.5 महीने पहले तक सेफ़ हेवन माना जाता था, अब वो सेफ़ हेवन नहीं है। तो अब सेफ़ हेवन लोगों को कहाँ दिखता है मैम? टायर 1 सिटीज़, गुड़गांव या मुंबई। अगर आप देखोगे पिछले 1 महीने में, जब से ये ईरान, यूएस और ये इज़राइल वॉर स्टार्ट हुआ है, सिर्फ पिछले 1 महीने का डेटा आपको ये दिखाता है कि करीब 84,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गुड़गांव और आपका मुंबई में आई है। करीब 60-70% के आसपास क्वेरीज़ बढ़ गई हैं, किसमें? अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में। तो मैं तो इसको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, क्योंकि इस मूवमेंट की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको घर वापसी का मौका मिलेगा। और दूसरा इम्पैक्ट, एक तो हमने वॉर की चीज़ें डिस्कस कर ली, दूसरी ये चीज़ कि जब हम बात करते हैं जैसे इंडियन रुपीज़ वर्सेस डॉलर, तो जब इंडिया में ये सब चीज़ें थी
तो ऑलमोस्ट 70-75 रुपये के आसपास डॉलर हुआ करता था। आज की डेट में वो 95 के आसपास जा चुका है। तो अब बाहर वाले लोग जो NRIs हमारे बैठे हुए हैं उनको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन गुड़गांव इसलिए बनता है क्योंकि अब उनके पास डॉलर वही है, रुपीज़ की वैल्यू डाउन हुई है, तो कंपैरेटिवली 10 से 15% जो उनके हिसाब से वो यहाँ पे सस्ती प्रॉपर्टी उनको मिल जाती है, अच्छी लोकेशन पे, टायर 1 सिटी में। कनेक्टिविटी आप देख ही सकते हैं, एयरपोर्ट है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है और गवर्नमेंट के मिशन का वो पार्ट बन सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में, अगले कुछ महीनों में ही, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं, NRIs की इन्वेस्टमेंट्स हैं और गल्फ़ कंट्रीज़ में जितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो सारे इस तरफ वापस आने वाले हैं। ग्रेट। तो जो लोग यहाँ पे मैम बने रहेंगे उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि रियल स्टेट उन लोगों के लिए नहीं है जो ट्रेडिंग करते हैं, रियल स्टेट उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टर्स हैं। That's और इन्वेस्टर्स इन्फ्लुएंस नहीं होते, पैनिक नहीं करते। इन्वेस्टर को पता है कि भाई मैंने अपनी हार्ड अर्न मनी लगाई है, प्रॉपर वर्किंग के साथ लगाई है, मैं किसी स्कीम के चक्कर में नहीं फंसा हूँ, मुझे पता है कि मैंने ये लिया तो कम से कम 3 से 4 साल तक मैं इसमें बना रहूँगा, तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो 200% वो लोग बेनिफिट लेके ही जाते हैं। Great. So Manish ji, if we'll come up to being a realtor in गुड़गांव में एज अ रियल एस्टेट एजेंट काम करना, तो आपको तो मोर देन 10 years हो चुके हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तो एज अ फ्रेशर रियल्टर जो अभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंटर ही कर रहा है और एक सक्सेसफुल करियर अपना बनाना चाहता है, उसको आप क्या एडवाइस दोगे? मैम, जितने भी नए लड़के या बच्चे आ रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट में, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप डेवलपमेंट को समझो, डेवलपमेंट के ऊपर काम करो। देन साथ साथ आपको कहीं ना कहीं, जैसे अगर मैं बात करूं हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017, तो इस बिल्डिंग कोड को समझने की ज़रूरत है। जब आप हरियाणा बिल्डिंग कोड को समझ लेते हो, जनरली अगर आप देखोगे तो मार्केट में 90% लोगों को हरियाणा बिल्डिंग कोड के बारे में पता ही नहीं होगा, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ इन डिटेल्ड बताई गई है कि FAR क्या होता है, आपको कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो उनकी टर्म्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरीके से अलाइन होती है। तो अगर आपके पास डेवलपमेंट की नॉलेज है, अगर आप स्टडी करते हो, दूसरा अगर आप गवर्नमेंट की डेवलपमेंट स्कीम्स या उनकी जो पॉलिसी है उनके साथ अलाइन होकर के चलते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े रहोगे, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो गलती हम लोगों ने उस टाइम की थी कि हमें इन सब बेसिक चीज़ों का पता ही नहीं था, ना ऐसा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, ना कोई ट्रेनिंग सेंटर, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट ही सही अब हमने ये चीज़ें अपने नए बच्चों को सिखानी भी शुरू करी है। लोगों को हम बताते भी हैं कि भाई सब सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल है, जस्ट आपको थोड़ा सा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बजाय कि पैसे के पीछे भागें, आप डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन और पॉलिसीज़ को समझो, लोगों को समझाओ। पैसा बाय प्रोडक्ट है मैम, वो आपके पास आना ही आना है। अगर आप अपने आप को उस लायक बनाते हो तो आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। That's great. So Manish ji, my last question to you for today's podcast is that as you said, अनगिनत प्रोजेक्ट्स डेली बेसिस पे गुड़गांव में लॉन्च हो रहे हैं, तो आज का जो बायर है उसका माइंडसेट क्या है और एक इन्वेस्टर को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले? मैम, अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं कि किस प्रोजेक्ट मैम देखो कोई भी ख़राब नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको किसी स्कीम की वजह से आपको टेम्प्ट होने की ज़रूरत नहीं है। स्कीम वहीं आती है मैम जहाँ पे चीज़ें कुछ अनरियलिस्टिक हो। दूसरी चीज़, कभी भी आप किसी के इन्फ्लुएंस में प्रॉपर्टी ना लें, क्योंकि आपके हार्ड अर्न मनी है, आपने कई सालों से मेहनत करने के बाद वो चीज़ें कमाई हैं और आप एक किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के आ जाते हो। सबसे पहले आपको करना ये चाहिए करना ये चाहिए मैम कि आपको सराउंडिंग के डेवलपमेंट के ऊपर आपको टाइम लगाना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ DLF साइबर सिटी जब उस टाइम बन रहा था तो सबको पता था कि भाई यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन रही है, यहाँ बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज आने वाले हैं और ये DLF बना रहा है। अगर आपका बजट फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम पे 50 लाख था, 1 करोड़ या जो कुछ भी है, भाई मेरा बजट 50 लाख रहा है, तो मैंने वो डेवलपमेंट मार्क कर ली। मैं उसके 1 किलोमीटर के सर्कल में ये देखूंगा कि मेरे बजट में मुझे क्या चीज़ मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चीज़ उस तरफ नहीं मिल रही थी,
फिर मैं आया अंसल की तरफ, वहाँ भी मुझे चीज़ नहीं मिली। उसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाके मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई चीज़ समझ में आई जो मेरे बजट की आ रही थी, तो मैंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी। मेरा बजट अगर 1 करोड़ होता तो मैं DLF साइबर सिटी के और नज़दीक इन्वेस्ट करता, और बजट होता मैं और नज़दीक इन्वेस्ट करता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले आप डेवलपमेंट आइडेंटिफाई करो, डेवलपमेंट का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो भी आपका बजट है उसके 1 किलोमीटर के अंदर कोशिश करो बने रहने की। 1 किलोमीटर में नहीं बने रह सकते, 2 किलोमीटर, जितना आपको बजट अलाउ करे, जितना हो सके आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस डेवलपमेंट के बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट पे होने चाहिए, Right. या कोई स्ट्रेटजिक लोकेशन ऐसी जो आपको डायरेक्ट लीड करती हो उस डेवलपमेंट की तरफ। Okay, great. Okay, so wow, what a conversation that was, Manish ji. Thank you so much for joining us today in this podcast. It was an insightful conversation with you. हम आपको next podcast में जल्दी ही join करेंगे. Until next time, stay informed and make smart real estate decisions. Conversations like these don't just inform, they help people think clearly and invest confidently. To everyone watching, the right investment is never just about the present moment, it's about anticipating what comes next.